नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ। राहुल गांधी ने स्पीकर को पत्र लिखा है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रही है। दरअसल राहुल गांधी ने सदन में हाल ही में बयान दिया था हिंदुओं को लेकर के। उसी बयान का हिस्सा हटाए जाने पर यह पत्र लिखा गया है, जिसमें साफ कहा गया है कि रिकॉर्ड से हटाना सिद्धांतों के विरुद्ध है। बयान का हिस्सा हटाने से मैं हैरान हूं, राहुल गांधी की तरफ से पत्र में लिखा गया है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को लिखा है पत्र, और पत्र में लिख करके कहा कि मेरी सुवचिरता टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाना संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है। मैं हैरान हूं कि मेरे भाषण के काफी हिस्से को संसद की कार्रवाई से हटाया गया है। ये जानकर मैं बेहद ही ज्यादा हैरान हूं। देखिए, ये पत्र भी आपको दिखा रहे हैं जो राहुल गांधी की तरफ से स्पीकर ओम बिरला को लिखा गया है, और इसमें एक बार फिर से मांग की गई है कि मेरे बयान को बहाल किया जाए। साथ ही इस बात का भी जिक्र किया गया है कि रिकॉर्ड से किसी बयान के कुछ अंशों को हटाना, कुछ हिस्से को हटाना, वो कहीं तक भी ठीक नहीं है, उचित नहीं है। मेरे बयान को बहाल किया जाए, सिद्धांतों के विरुद्ध है। मैं बेहद ही ज्यादा हैरान हूं, राहुल गांधी की तरफ से ही कहा गया है, और स्पीकर ओम बिरला को ये चिट्ठी लिखी गई है। तो बयान का हिस्सा हटाने पर राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा कि सिद्धांतों के बिल्कुल विरुद्ध है ये। तो वहीं राहुल गांधी पर दर्ज मानहानि मामले में सुनवाई हुई है। 26 जुलाई को अगली सुनवाई सुल्तानपुर कोर्ट में होगी। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप राहुल गांधी पर लगा है। राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट से आखिरी मौका मांगा है। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। उसमें लगातार कई बार सुनवाई हो चुकी है। कई बार राहुल गांधी नहीं पहुंच पाए हैं, तो कई बार राहुल गांधी ने वजह भी कोर्ट के सामने रखी है। आज एक बार फिर से एमपी एमएलए कोर्ट में पूरे मसले को लेकर के सुनवाई हुई। अब कोर्ट ने 26 जुलाई को अगली सुनवाई के लिए कहा है। राहुल गांधी की तरफ से अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है। आपको बता दें कि 15 जुलाई 2018 को बेंगलुरु में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, जिसको लेकर के 4 अगस्त 2018 को बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने दर्ज केस करवाया था। तब कोर्ट ने 16 दिसंबर 2023 को वारंट भी जारी किया था राहुल गांधी के खिलाफ। तो उधर राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर अब कांग्रेस भी बटी नजर आ रही है। कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि संसद में हिंदुओं पर टिप्पणी की गई है वो बेहद ही अशोभनीय है। जनता और देश से जुड़े मुद्दे उठाना ही उचित है संसद में। दिग्विजय सिंह के भाई है लक्ष्मण सिंह। संसद में राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान को लेकर के कांग्रेस भी अब बटी हुई नजर आ रही है। जहां मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के भाई कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया है। पोस्ट कर बयान को अशोभनीय बताया है। लक्ष्मण सिंह ने पोस्ट में यह भी लिखा है कि संसद में हिंदुओं पर की गई टिप्पणी अशोभनीय है, अनावश्यक है। केवल और केवल जनता और देश से जुड़े हुए मुद्दे ही उठाना उचित है। देखिए, ये पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं जो लक्ष्मण सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है। इसमें साफ कहा गया है कि संसद में हिंदुओं पर की गई टिप्पणी अशोभनीय है। केवल और केवल जनता और देश से जुड़े हुए मुद्दे ही संसद में उठाने चाहिए। यही उचित होगा कि देश से जुड़े हुए मुद्दे, जनता से जुड़े हुए मुद्दे संसद में उठाए जाए, हिंदुओं पर टिप्पणी ना की जाए। तो देखिए, इस बयान के बाद अब कहीं ना कहीं कांग्रेस भी बटी हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ पहली बार कोई ऐसा बयान नहीं दिया है, पहली बार कोई ऐसा पोस्ट नहीं किया है। लगातार लक्ष्मण सिंह कांग्रेस के खिलाफ विवादित बयान देते रहते हैं, जिन्हें लेकर के वो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के भाई हैं लक्ष्मण सिंह। तो राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर घमासान मचा हुआ है। ऐसे में राहुल गांधी के बयान पर तरुण चुग की प्रतिक्रिया सामने आई है। न्यूज इंडिया पर बोले हैं बीजेपी महासचिव नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान को लेकर के तरुण चुग की तरफ से बयान दिया गया है। सियासी बवाल की शुरुआत हो गई है। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग से खास बातचीत की है।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग साहब हैं। सर, लीडर अपोजिशन राहुल गांधी ने जो कल बयान दिया उसे कैसे देखते हैं आप? देश की पवित्र सदन व लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खुलेआम सबके सामने दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता, दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति, दुनिया के अंदर पूरे विश्व को एक परिवार कहने वाली संस्कृति हिंदू को गाली दी है। सनातन को गाली, भारत भारतीयता को गाली। ये लगातार एक कैंपेन चलाया जा रहा है और ये कांग्रेस और विपक्षी दलों का एक फैशन बन गया है, हिंदू को, भारत को, भारतीयता को गाली देते जाना। कौन हिंसा करने वाला है देश जानता है। कांग्रेस के हाथ निर्दोष हिंदू सिखों के हाथों से रंगे हैं। 1984 के सिख कत्लो गारत कौन भूला है। कांग्रेस के हिंसक कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने जिंदा सिखों को जलाया था, सिखों के गलों में टायर डाले थे, गुरुद्वारे जलाए थे, देश के शहरों को शमशान बना दिया था। वो कांग्रेस जिसने भोपाल कांड में लाशों का सौदा किया, वो कांग्रेस आज प्रश्न उठा रही है। पूरा देश जानता है, देश का जन जन जानता है, कांग्रेस का 70 साल का इतिहास खून से भरा है। सर, आखिरी सवाल मेरा ये है कि राहुल गांधी जो कि लीडर अपोजिशन है, उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर और अग्निवीरों पर भी जो बयान दिया है उनको यूज एंड थ्रो बोला है, उसको कैसे देखते हैं आप? अग्निवीर पर भारत की सेना का हिस्सा है। उनका अपमान करना, सेना को बांटने और फूट डालने का एक षड्यंत्र है। अग्निवीर जैसी योजना विश्व के सभी राष्ट्रों में है और अग्निवीर की शहादत पर पैसा ना मिलने का झूठ व भ्रम पैदा करने का आपका बयान दुर्भाग्यपूर्ण व सेना में फूट डालने का षड्यंत्र है, जबकि अग्निवीर की शहादत पर 1 करोड़ रुपए उनके परिवार को मिलता है। हमसे बात करने के लिए बहुत ही शुक्रिया सर। कैमरामैन भूषण कुमार के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, दिल्ली। और इस बीच राजस्थान से एक बड़ी अपडेट आपको बता दें। राजस्थान के करौली में सड़क हादसा हुआ है। हादसे में शेयापुर के 9 लोगों की जान चली गई है। ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत हुई है। भिड़ंत में श्रद्धालुओं से भरी हुई कार क्षतिग्रस्त हुई है। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 9 लोगों की जान चली गई है। ये बड़ी अपडेट राजस्थान के करौली से आपको बता रहे हैं, जहां ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत होती है। भिड़ंत में श्रद्धालुओं से भरी हुई कार क्षतिग्रस्त हुई है। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। तो तेज रफ्तार का कहर राजस्थान के करौली में देखने को मिला। इस हादसे में 9 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसा बताया जा रहा है कि ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत होती है। भिड़ंत में श्रद्धालुओं से भरी हुई कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। कार में सवार कई लोगों की जान चली गई। कई लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ा, तो कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। तो हादसे में 9 लोगों ने दम तोड़ दिया है। ट्रक और कार के बीच जोरदार भिड़ंत हुई है। तो तेज रफ्तार का कहर राजस्थान के करौली में देखने को मिला है और इस तेज रफ्तार के कहर की वजह से 9 लोगों ने दम तोड़ दिया। 4 लोगों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। इलाज जारी है। और गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विस्वादर का धराफंड बांध ओवरफ्लो हुआ है। धराफंड बांध के 2 गेट खोले गए हैं ताकि जो पानी ओवरफ्लो हो रहा है उस पानी को वहां से निकाला जा सके। पानी के निकासी के लिए 2 गेट खोल दिए गए हैं। गुजरात से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। धराफंड बांध ओवरफ्लो हो चुका है। धराफंड बांध के 2 गेट खोले गए हैं। लोगों को वहां ना जाने की सलाह भी दी गई है क्योंकि पानी बेहद ही ज्यादा है। बांध से ओवरफ्लो हो रहा है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो, लोगों का नुकसान ना हो, जानमाल का कोई नुकसान ना हो। इसलिए लोगों को भी सलाह दी गई है कि बांध के आसपास वाले एरिया में कोई भी लोग ना जाए। फिलहाल जानकारी मिल रही है कि 2 गेट खोल दिए गए हैं ताकि ओवरफ्लो को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके, पानी की निकासी हो सके। तो बड़ी अपडेट गुजरात से आपको बता रहे हैं, जहां पर पानी का ओवरफ्लो हो चुका है। और देखिए, आपको बता दें कि ओवरफ्लो के पीछे की वजह जो है कहीं ना कहीं बारिश ही है, क्योंकि लगातार देश भर के तमाम राज्यों में तेज बारिश देखने को मिल रही है। तेज बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है।
सड़कें पानी से लबालब नजर आ रही है तो कहीं पर नदियां उफान पर है। कई राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। खुद अगर गुजरात का जिक्र किया जाए तो गुजरात के भी कुछ जगह ऐसी है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बीते दिनों ही बनी हुई थी। तेज बारिश की वजह से ये हालात गुजरात में बने हुए हैं। अब धराफड़ बांध भी ओवरफ्लो हो चला है, जिसके बाद 2 गेट खोल दिए गए हैं ताकि पानी वहां से निकाला जा सके और ओवरफ्लो को कंट्रोल किया जा सके, ताकि अगर पानी का ओवरफ्लो और भी ज्यादा बढ़ा तो इलाके में पानी घुस सकता है, लोगों को काफी ज्यादा प्रभावित करेगा। तो कई चीजों को ध्यान में रखते हुए 2 गेट फिलहाल खोल दिए गए हैं। तो उधर गुजरात के जूनागढ़ में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। बारिश से अभी तक 2 नेशनल हाईवे बंद है, 34 सड़कें प्रभावित है, 27 गांवों से संपर्क टूटा हुआ है। भारी बारिश से हालात बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। जूनागढ़ में एसडीआरएफ और केसोद में एनडीआरएफ तैनात की गई है। रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। 34 सड़कें बताई जा रही है जो प्रभावित हो चली है। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जहां बारिश की वजह से 2 नेशनल हाईवे अभी तक बंद पड़े हुए हैं। बारिश की ही वजह से 34 सड़कें प्रभावित हुई है तो कहीं ना कहीं 27 गांवों से संपर्क जो है वो टूट चुका है। हालातों को कंट्रोल करने के लिए केसोद में एनडीआरएफ और जूनागढ़ में एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं। 2 नेशनल हाईवे बंद हो गए हैं। इसके अलावा 34 सड़कें बताई जा रही है जो प्रभावित हुई है। 27 गांव ऐसे हैं जिनसे संपर्क ही नहीं हो पा रहा है, संपर्क टूट चुका है। कुल मिलाकर के बारिश का कहर गुजरात के जूनागढ़ में देखने को मिल रहा है। लोग काफी ज्यादा प्रभावित है, खासी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, तेज गर्मी जो पड़ रही थी उससे राहत लोगों को मिली, लेकिन दूसरी तरफ तेज बारिश की वजह से अब लोगों को और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ जैसी स्थिति कई जगहों पर बनी हुई है, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कुछ गांव से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगर बात गुजरात के जूनागढ़ की जाए तो 27 गांव ऐसे बताए जा रहे हैं जिनसे संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। संपर्क साधने की कोशिश लगातार प्रशासन कर रहा है, टीमें कर रही है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है, रेस्क्यू किया जा रहा है। 34 सड़कें मात्र ऐसी बताई जा रही है जो बारिश की वजह से प्रभावित हुई है। 2 नेशनल हाईवे बंद पड़े हुए हैं। जूनागढ़ में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है जो लोगों को वहां से निकालने के लिए कोशिश कर रही है। देखिए, हर तरफ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कहीं पर बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं, कहीं पर बाजार में पानी इतना ज्यादा भर चुका है कि बाजार तो नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि हालात ऐसे कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और यूपी के मैनपुरी में छात्र ने खुदकुशी की है, ये मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 10वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र ने हॉस्टल में आत्महत्या की है। शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जांच मामले की जारी है। यूपी के मैनपुरी में एक 14 साल के छात्र ने खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि 10वीं में पढ़ने वाले छात्र को उसके माता पिता ने उसे स्कूल के छात्रावास में छोड़ दिया था, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट यूपी के मैनपुरी से आपको बता रहे हैं, जहां पर खुदकुशी का मामला सामने आया है। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी ने खुदकुशी की है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जानकारी मिल रही है कि छात्र के माता पिता ने उसे हॉस्टल में छोड़ा था। हॉस्टल में ही 10वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र ने आत्महत्या कर ली है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है, हर पहलू से जांच की जा रही है। माता पिता से भी पूछताछ की गई है, स्कूल टीचर से भी पूछताछ की गई है। तो देखिए, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, यूपी के मैनपुरी की ही ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूरे ही मामले की गहनता से जांच की जा रही है। तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिवार वालों का रो रो करके बुरा हाल है।
लेकिन वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिरकार 10वीं क्लास के छात्र ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई बारबाडोस भेजेगा चार्टर्ड प्लेन। आपको बता दें कि कल तक भारतीय क्रिकेटर भारत लौट आएंगे, ये जानकारी मिल रही है। तूफान के चलते होटल में ही फंसे हुए हैं क्रिकेटर्स। तूफान के कारण बारबाडोस में फंसी है भारतीय टीम। तो टीम इंडिया के क्रिकेटर्स को लाने के लिए अब बीसीसीआई चार्टर्ड प्लेन भेजेगा। कल तक भारतीय क्रिकेटर भारत लौट आएंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। बारबाडोस में तूफान और भारी बारिश के कारण भारतीय क्रिकेटर अभी तक होटल में ही फंसे हुए हैं, वहां से नहीं निकले हैं। अब उन्हें वहां से निकालने के लिए चार्टर्ड प्लेन जो है बीसीसीआई बारबाडोस भेजेगा। जानकारी मिल रही है कि उम्मीद है कल तक भारतीय क्रिकेटर भारत वापस लौट आएंगे। तो बीसीसीआई बारबाडोस चार्टर्ड प्लेन भेजेगा, जहां पर कल तक भारतीय क्रिकेटर भारत लौट आएंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। दरअसल तूफान की वजह से अभी तक जो क्रिकेटर्स हैं वो होटल में ही फंसे हुए हैं। बारबाडोस के तूफान में फंसी है टीम इंडिया। अब ऐसे में टीम इंडिया को वहां से निकालने के लिए चार्टर्ड प्लेन भेजे जाएंगे। अगर बात बारबाडोस की जाए तो आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से, तूफान की वजह से वहां के हालात बुरे हैं, वहां के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। तूफान की वजह से ही भारतीय टीम भी वहीं पर अभी तक फंसी हुई है, निकल नहीं पाई है। बीसीसीआई की तरफ से अब फैसला लिया गया है कि चार्टर्ड प्लेन भेजा जाएगा ताकि भारतीय क्रिकेटर्स को होटल से निकाला जा सके, जो तूफान के चलते अभी तक बारबाडोस के होटल में फंसे हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रही है। एक तस्वीर तब की जब भारतीय टीम ने जीत दर्ज की और मैदान में ही हिंदुस्तान का झंडा गाड़ दिया था। वो खुशी पूरे देश भर में देखने को मिली थी, क्रिकेटर्स के चेहरे पर देखने को मिली थी। लेकिन तब से अब तक क्रिकेटर्स भारत नहीं आ पाए हैं, वजह तूफान बताया जा रहा है। तो वहीं अमरनाथ यात्रा का चौथा दिन है, लगातार धाम पर पहुंच रहे हैं यात्री। बाबा के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ की यात्रा जारी है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा लगातार जारी है, जहां यात्रा के चौथे दिन हजारों यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि अब तक करीब 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। पहले दिन का अगर जिक्र किया जाए तो पहले दिन बाबा बर्फानी के दर्शन 10,000 श्रद्धालुओं ने किए थे और अब ये आंकड़ा बढ़ चुका है। बताया जा रहा है कि अब तक करीब 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु हैं जिन्होंने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। अमरनाथ यात्रा शुरू हुए आज चौथा दिन है। कड़ी सुरक्षा के बीच ये यात्रा जारी है। 29 जून को अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई थी और 29 जून से पहले ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए थे। कड़ी सुरक्षा के बीच ये यात्रा जारी है। आपको बता दें कि यात्रा शुरू होने से पहले ही जगह जगह पर सर्च ऑपरेशन भी चलाए गए थे। स्थानीय पुलिस और जवानों ने संयुक्त ऑपरेशन भी चलाया था, जिससे कि अमरनाथ यात्रा के दौरान कोई भी ऐसी घटना ना हो जिसे जान करके लोग हैरान हो जाए, यानी कि कोई अप्रिय घटना ना हो, जानमाल का कोई नुकसान ना हो, यात्रियों को कोई भी परेशानी ना हो। इसे ध्यान में रखते हुए पहले ही सर्च ऑपरेशन चलाए गए थे, सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी और ऐसे में कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा के दर्शन करने के लिए भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। अब तक करीब 30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। पहले दिन का जिक्र किया जाए तो पहले दिन 10,000 के करीब श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। अब ये आंकड़ा लगातार बढ़ ही रहा है। आज अमरनाथ यात्रा का चौथा दिन है। भक्त जयकारे लगाते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। हर तरफ बाबा के जयकारों की गूंज सुनाई पड़ रही है। भक्तों का तांता लगा हुआ है। देखिए, भक्त जो है, श्रद्धालु जो है, वो लंबे वक्त से इंतजार करते हैं अमरनाथ यात्रा का, रजिस्ट्रेशन का। अब जैसे ही अमरनाथ यात्रा शुरू हुई तो भक्तों का उत्साह चरम पर है। कड़ी सुरक्षा के बीच
भक्तगण लगातार बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अमरनाथ की यात्रा शुरू हुए आज चौथा दिन है। 29 जून को इस यात्रा की शुरुआत हुई थी। आपको बता दें कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। एक कंट्रोलिंग रूम भी बनाया गया है जहां से हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। पुलिस बल तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो उसका भी खास ध्यान रखा गया है। प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए की गई है। उम्रदराज जो श्रद्धालु है उनके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है। तो अमरनाथ यात्रा का आज चौथा दिन है। लगातार धाम पर यात्री पहुंच रहे हैं, बाबा बर्फानी के दर्शन कर रहे हैं और जो श्रद्धालु दर्शन करके वापस आ रहे हैं उनके चेहरों पर एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। बाबा बर्फानी का दर्शन करके सब काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। जाने वाले भी उत्साहित नजर आ रहे हैं और जो दर्शन करके आ चुके हैं उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। करीब 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु अब तक बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। हर जगह पर पुलिस बल की तैनाती, जगह जगह सीसीटीवी लगाए गए हैं। एक कंट्रोलिंग रूम बनाया गया है जहां से हर चीज को देखा जा रहा है, निगरानी रखी जा रही है। अगर कहीं पर भी कोई ऐसी घटना दिखती है तो फौरन वहां पर पुलिस को भेजा जाता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार का जो सबसे बड़ा कारण है वो भी सामने आ गया है। वो है पार्टी को दलित वोटों में कमी आना और ओबीसी वोटों में थोड़ा सा खिसकाव होना। अखिलेश यादव का पीडीए का नारा और राहुल गांधी का संविधान हाथ में लेकर रैलियां करना सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है इस चुनाव में। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार की समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई है। पेपर लीक मामला भी इसमें है। इसके अलावा संविदा की नियुक्तियां, संविधान का मुद्दा हावी रहा है। 15 पेज की रिपोर्ट तैयार की गई है और 15 पेज के इस रिपोर्ट में बीजेपी की हार के 12 कारण गिनाए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रही है। यूपी में बीजेपी की हार पर समीक्षा की गई है। एक पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। 12 पॉइंट्स है इसमें, 12 ऐसे कारण हैं जो तैयार किए गए हैं जिसकी वजह से हार का सामना यहाँ पर किया गया है। तो देखिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार का जो सबसे बड़ा कारण है वो सामने आ गया है। 12 पॉइंट्स ऐसे बताए जा रहे हैं जो सामने आए हैं। एक रिपोर्ट तैयार की गई है, एक समीक्षा की गई है। सबसे बड़ा कारण तो कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि पार्टी को दलित वोटों में कमी आना। इसके अलावा ओबीसी वोट बैंक का अगर जिक्र किया जाए तो कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि ओबीसी वोट बैंक में थोड़ा सा खिसकाव हुआ है। अखिलेश यादव का पीडीए का नारा, राहुल गांधी का संविधान हाथ में लेकर के रैलियां करना, ये दोनों ही गेम चेंजर साबित हुए हैं लोकसभा चुनाव 2024 में। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार की समीक्षा एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें कि पेपर लीक का मसला भी है। इसके अलावा संविदा की नियुक्तियों का मामला भी है। इसके अलावा अगर जिक्र किया जाए तो संविधान का मुद्दा भी हावी रहा है। तो 15 पेज की कुल एक रिपोर्ट है जो तैयार की गई है और इस 15 पेज की रिपोर्ट में बीजेपी के हार के 12 कारण गिनाए गए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।